हेलो एवरीवन, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल कॉन्सेप्चुअल स्टडी, स्ट्रॉन्ग योर बेस टू स्ट्रॉन्ग योर फ्यूचर। दिस इज दिवाकर मौर्य। आइए शुरू करते हैं। आज है लेक्चर नंबर 14, जिसमें हम करने वाले हैं मेजर्स ऑफ कर्टिसीज एंड मूवमेंट्स। हमने कल किया था लास्ट लेक्चर में, 13th लेक्चर में, मेजर्स ऑफ स्क्यूनेस। और मेजर्स ऑफ स्क्यूनेस में हमने देखे थे 3 मेजर, है ना, कैली का, बाउली का और कार्ल पियर्सन का। ठीक है, तो पहले कार्ल पियर्सन आता था, फिर बाउली आता है और लास्ट में क्या आता है, कैली आता है। ठीक है, वो हमने किया था, उसके कुछ फॉर्मूलाज थे, वो भी हमने प्रीवियस लेक्चर से कुछ रिलेट करके हमने देखे थे। ठीक है, तो इसीलिए मैं ये कहूँगा कि आपने अगर अभी तक के जो लेक्चर्स हैं वो नहीं देखे हैं तो प्लीज़ पहले उन्हें जाके देखिएगा, ताकि आपको मेरे करवाए गए जो कंसेप्ट्स हैं और जो ट्रिक्स हैं उनके थ्रू आप चीज़ों को याद कर सकें और आगे के जो भी लेक्चर्स रहने वाले हैं उनको रिलेट कर सकें। अगर आपने कहीं और से किया हुआ है तो ऐसा नहीं है कि गलत है, लेकिन हाँ मैं ये कहूँगा कि आप अगर मेरे वाले देखते हैं, पहले वाले जो वीडियोज़ हैं, उनसे आपको जो ट्रिक्स मिलेंगी वो आप कहीं ना कहीं रिलेट कर सकते हैं, उनसे फॉर्मूलाज को आप समझ सकते हैं और याद कर सकते हैं। ठीक है जी, चलिए बढ़ने से पहले अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है आपने तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ में लगे बेल आइकन को दबा के और ऑल बटन को प्रेस कर लीजिएगा। और टेलीग्राम पे हमारा ग्रुप है कॉन्सेप्चुअल स्टडी नेम से, आप उसे भी जाके ज्वाइन कर सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, मूवमेंट्स एंड मेजर्स ऑफ कर्टिसीज, हमने वहाँ कल बात करी थी मेजर ऑफ स्क्यूनेस में कि 4 हैं, लेकिन हमने कल करी थी सिर्फ 3, कार्ल पियर्सन, बाउली और ये क्या था, कैली। ठीक है, तो उसके बाद हमने फोर्थ भी देखा था, फोर्थ था मूवमेंट। तो मैंने आपको कहा था मूवमेंट हम करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, तो आज उसकी बारी आ चुकी है। देखिए, मूवमेंट को हम डिनोट करते हैं म्यू से। कैसे? म्यू से, ये म्यू लिखा हुआ है, मूवमेंट को डिनोट करते हैं म्यू से। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए कहता है लाइक एवरेज, डिस्पर्शन एंड स्क्यूनेस, कर्टिसीज इज द फोर्थ कैरेक्टरिस्टिक ऑफ फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन व्हिच गिव्स एन आइडिया अबाउट द शेप ऑफ फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। हमने कल भी देखा स्क्यूनेस में कि हमें क्या मिल रहा है, आइडिया मिल रहा है किस चीज के रिलेटेड, जो फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन है उसके रिगार्डिंग हमें उसके शेप का आइडिया मिल रहा है। ठीक है, कर्टिसीज इंडिकेट्स वेदर ए फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन इज मोर टॉप फ्लैट टॉपेड और मोर पीक्ड देन द नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन। अब नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन कैसा होता है, ऐसा होता है, तो वो कह रहा है कि जी आपका जो कर्व है वो ऐसा आ रहा है या ऐसा आ रहा है, इन चीजों के बारे में बताया जाएगा। ठीक है, Before taking up a detailed study of curtices, it is necessary to introduce the concept of movements, which is essential for its study. तो हमें कर्टिसीज पढ़ने से पहले, कर्टिसीज को डिटेल में जाने से पहले हमें मूवमेंट्स के बारे में पता होना चाहिए। अब एक्चुअल में मूवमेंट है क्या, तो मूवमेंट ना हमें बताएगा कि हमारी जो फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन है ना उसमें कितनी ज़्यादा मूवमेंट्स हो रही है, उसके जो फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन है, मतलब जो डिस्ट्रीब्यूशन हो रही है वो कितनी ज़्यादा दूर दूर है, कितनी जल्दी वो चेंजेस हो रही हैं। ठीक है, मूवमेंट्स आर जनरल स्टैटिस्टिकल मेजर यूज टू डिस्क्राइब एंड एनालाइज द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ ए फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। देयर आर 3 बेसिस फॉर डिफाइनिंग मूवमेंट्स। तो 3 तरह के इसके बेसिस हैं जिस पे बेस करके हम लोग क्या कर सकते हैं, मूवमेंट को डिफाइन कर सकते हैं। तो मूवमेंट अबाउट द मीन, मूवमेंट अबाउट एज्यूम्ड मीन और मूवमेंट अबाउट जीरो। ठीक है, 3 चीजें हैं। अब देखिए, मूवमेंट अबाउट मीन, सबसे पहले हम लोग मीन निकालते हैं, मीन को एज्यूम्ड मीन से भी निकाल सकते हैं और उसके बाद मूवमेंट अबाउट जीरो के हिसाब से भी निकाल सकते हैं। तो कहता है मूवमेंट जो मीन है, मीन अगर आप देखो तो हमने बात किया था कि मीन एक ऐसी वैल्यू होगी जो होल ग्रुप को रिप्रेजेंट करेगी। हमने यही बात देखी थी कि मीन जो है हमारा, वो जो सेंट्रल वैल्यू है वो क्या करेगी, वो पूरे के पूरे ग्रुप को रिप्रेजेंट करेगी। तो इसके आगे लिखा हुआ है देखो, सेंट्रल मूवमेंट। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि एक ऐसी वैल्यू आएगी हमारे पास जो पूरे ग्रुप को रिप्रेजेंट करेगी। तो हम इसे कह सकते हैं सेंट्रल मूवमेंट, और सेंट्रल मूवमेंट को हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं म्यू से। ठीक है, अगर हम बात करें एज्यूम्ड मीन की, यहां तो हम मीन निकालते हैं, जितने भी नंबर ऑफ आइटम्स हैं उनको ऐड करते हैं, डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ आइटम, जो भी n है हमारे पास उससे डिवाइड करके हम लोग क्या निकालते हैं, मीन निकाल लेते हैं। लेकिन एज्यूम्ड मीन में तो हम एज्यूम करते हैं, लाइक एज्यूम कर लिया मैंने कि ये मीन है मेरा, मान लिया ऐसा, तो ये क्या सेंट्रल वैल्यू है या नॉन सेंट्रल वैल्यू है? सर ये नॉन सेंट्रल वैल्यू है। सेंट्रल वैल्यू तो वो वाली वैल्यू होगी जो सेंटर में एक्चुअली में सेंटर में आएगी, लेकिन ये तो आपने क्या किया, एज्यूम्ड किया। तो एज्यूम्ड करने के बिहाफ पे ये तो नॉन सेंट्रल मूवमेंट बन जाएगा। तो नॉन सेंट्रल मूवमेंट किसे कहेंगे, मूवमेंट अबाउट एज्यूम्ड मीन। और मूवमेंट अबाउट एज्यूम्ड मीन को कहते हैं नॉन सेंट्रल मूवमेंट, इसे डिनोट करते हैं म्यू डैश से। क्लियर है? फिर बात करते हैं मूवमेंट अबाउट जीरो, तो जीरो को डिनोट करते हैं वी से। किससे? वी से। क्लियर है? चलिए
अब देखिए थोड़ा सा अब हट के कंसेप्ट है, यहां पे भी एक ट्रिक बताऊंगा मैं आपको। देखिए यूटिलिटी ऑफ मोमेंट्स, मोमेंट्स आर यूजफुल इन एनालाइजिंग द डिफरेंट एस्पेक्ट ऑफ फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। मूवमेंट क्या है, मूवमेंट कहां पे यूजफुल है, जब हम एनालाइज करते हैं डिफरेंट एस्पेक्ट्स को फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन के। आपके पास फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन है ऑलरेडी, फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन इज प्रेजेंट, और आपको क्या करना है वहां पे उसे एनालाइज करना है, उसके अलग अलग एस्पेक्ट्स को, लाइक हम कहते हैं 360 डिग्री अप्रोच लगाना, मतलब उसके चारों तरफ चीजें देखना, उसके हर एक एस्पेक्ट को देखना कि ये चीज चल क्या रही है, उसे एनालाइज करना। उसे क्या कहते हैं हम लोग वहां उसे कहते हैं मूवमेंट का मतलब यूज करके हम लोग ऐसा चीज कर सकते हैं। With the help of movements, we can measure the central tendency of a set of observation, their variability, their asymmetry, and the height of the peak their curve would make. तो हम लोग movements की हेल्प से क्या क्या मेजर कर सकते हैं, सेंट्रल टेंडेंसी मेजर कर सकते हैं, किसकी, ऑब्जर्वेशंस की, उसकी वेरिएबिलिटी कितनी ज्यादा वेरी कर रही है चीजें, क्या कितनी असिमेट्री है, हम असिमेट्री क्या होता है, कोई ना कोई स्क्यूनेस होगा वहां पर, ठीक है, और कितनी ज्यादा हाइट पे है, हाइट मैंने बता दिया आपको कि ये आपका नॉर्मल कर्व है, ये कितनी ज्यादा ऐसे हाइट पे है या ऐसे हाइट पे है, ठीक है, तो इसके बारे में हम लोग यहां पे मेजर कर सकते हैं। अब देखिए मूवमेंट्स में हमारे पास ना चार तरह के यहां पे हमारे पास आएंगे कंसेप्ट, क्या आता है, फर्स्ट मूवमेंट अबाउट ओरिजिन और जीरो, सेकंड मूवमेंट अबाउट मीन, थर्ड एंड सेकंड मूवमेंट्स अबाउट द मीन, और सेकंड एंड फोर्थ मूवमेंट अबाउट द मीन। अब हम इसे याद कैसे करें, देखो है ही सिर्फ चार कंसेप्ट, बस चीजों से रिलेट किए हुए हैं। एक तो है फर्स्ट मूवमेंट, दूसरा है सेकंड मूवमेंट, फिर सेकंड और थर्ड मूवमेंट, और सेकंड और फोर्थ मूवमेंट, ठीक है। अब इसे याद करने का तरीका, सर याद कैसे करें, अब इसको हम कहते हैं पहले देख लो। फर्स्ट मूवमेंट अबाउट जीरो मीन के थ्रू हम लोग मेजर करेंगे, सेकंड मूवमेंट को हम लोग मेजर करेंगे मीन के थ्रू, तो वो मीन का मेजर करेंगे तो वेरिएंस के थ्रू करेंगे, सेकंड और थर्ड का हम लोग स्क्यूनेस के थ्रू, और सेकंड एंड फोर्थ का कर्टिसिस के थ्रू। अब ये सीक्वेंस में आप याद कर लोगे तो ये चीज अपने आप याद हो जाएगी, है क्या, कुछ भी नहीं, फर्स्ट है, सेकंड है, फिर सेकंड एंड थर्ड है, और सेकंड एंड फोर्थ है, इतनी चीज। अब एम वेरी, हम लोग देखो आई एम नहीं लिखते, हम लोग आज के जमाने में हम लोग आई एम नहीं लिखते, एम लिखते हैं, एम वेरी स्वीट एंड काइंड, एम वेरी स्वीट एंड काइंड। तो एम से मीन, वी से वेरियांस, एस से क्या हो जाएगा स्क्यूनेस, और के से कर्टिसिस। याद हो गया, कुछ भी नहीं है, एम वेरी स्वीट एंड काइंड, बिल्कुल है, हम तो हैं भाई, लेकिन ज्यादा मीठे होने का भी प्रॉब्लम है। आप सभी से अगर बहुत ज्यादा प्यार से बात करोगे तो वो भी प्रॉब्लम होगी, ठीक है, तो ज्यादा स्वीट भी नहीं बनना आपको, ठीक है। चलो तो क्या है मूवमेंट, क्या है, फर्स्ट मूवमेंट अबाउट ओरिजिन और जीरो, वो हम लोग मेजर कैसे करते हैं, मीन के थ्रू मेजर करते हैं। सेकंड मूवमेंट को अगर हम मेजर करें तो वो वेरिएंस के थ्रू, सेकंड एंड थर्ड को स्क्यूनेस के थ्रू, सेकंड एंड फोर्थ को कर्टिसिस के थ्रू, तो एक सीक्वेंस में याद हो जाएगा। और हमने अगर आप देखो तो हमने किया भी ऐसे, सबसे पहले मीन किया, फिर वेरिएंस किया था, फिर स्क्यूनेस किया, और अब हम कर्टिसिस कर रहे हैं। तीनों चारों के चारों एक सीक्वेंस में है, और अगर सीक्वेंस नहीं भी याद रहती तो एक ये ट्रिक तो याद, निमोनिक तो याद रह सकते हैं, एम वेरी स्वीट एंड काइंड, तो हो गया, एम से मीन, वी से वेरिएंस, एस से स्क्यूनेस, और के से कर्टिसिस, खत्म। चलिए अब बात आगे करते हैं, मेजर ऑफ स्क्यूनेस बेस्ड ऑन द सेंट्रल मूवमेंट्स। अब जो स्क्यूनेस है उसको हम लोग कैसे करते हैं, सेंट्रल मूवमेंट के बेस पे हम लोग, स्क्यूनेस के बेस पे हम लोग सेंट्रल मूवमेंट निकाल सकते हैं। तो हम लोग कहते हैं बीटा वन। अब बीटा वन इक्वल टू क्या होगा, बीटा वन इक्वल टू म्यू स्क्वायर का 3, ठीक है। जो बीटा वन है ना, बीटा वन को हम लोग क्या कहते हैं, स्क्यूनेस कहते हैं, बीटा वन को स्क्यूनेस कहते हैं। अब स्क्यूनेस निकालने अगर सेंट्रल मूवमेंट के बेस पे तो कैसे निकालेंगे, जो आपका मूवमेंट 3 है, ठीक है, मूवमेंट 3 है उसका स्क्वायर कर दो। अब मूवमेंट 3 कौन सा था अपना, मूवमेंट थर्ड था सर, स्क्यूनेस, क्या था, स्क्यूनेस, स्क्यूनेस का क्या कर दोगे, स्क्वायर कर दोगे। और जो सेकंड सेंट्रल मूवमेंट था, सेकंड सेंट्रल मूवमेंट मतलब कि वेरिएंस का क्यूब कर दोगे, खत्म। तो यही तो है फॉर्मूला, स्क्यूनेस का स्क्वायर डिवाइडेड बाय वेरिएंस का क्यूब। तो सिंपल सा है, थर्ड सेंट्रल मूवमेंट का स्क्वायर डिवाइडेड बाय सेकंड सेंट्रल मूवमेंट का स्क्वायर। आप इसे ऐसे भी लिख सकते हैं कि स्क्यूनेस का स्क्वायर डिवाइडेड बाय वेरिएंस का क्यूब, तो ये आपका स्क्यूनेस निकल जाएगा, ठीक है। अच्छा अब यहां पे जो बीटा वन है ना, इसका अंडर रूट कर दे, और अगर ये 0 के इक्वल आता है तो इसका मतलब यहां पे कोई भी स्क्यूनेस नहीं है। अगर बीटा वन ज्यादा आता है 0 से तो स्क्यूनेस पॉजिटिव है, अगर बीटा वन कम आता है तो स्क्यूनेस नेगेटिव है। ये देखो, ये चीज तो आपको याद करनी है।
100% याद करनी है और यहां से क्वेश्चन आएगा ही आएगा। ठीक है, ये जितने भी तरीके से है ना कि अब जिस तरह आगे आने वाले हैं कि भी 3 से अगर ज्यादा है, 6 से अगर ज्यादा है या कम है या इक्वल है तो वो क्या होगा, तो ये सारी चीजें अब आपको याद करनी पड़ेगी। ये फॉर्मूला मैंने आपको समझा दिया, सिंपल सा एम वेरी स्वीट एंड काइंड। तो हम लोग एम वेरी स्वीट एंड काइंड से मीन, वेरिएंस, स्क्यूनेस और कर्टिसिस याद रखेंगे। स्क्यूनेस निकालने का जो फॉर्मूला है सेंट्रल मूवमेंट के रिगार्डिंग वो क्या बनेगा, तो सिंपल बनेगा, स्क्यूनेस का स्क्वायर करेंगे, डिवाइड करेंगे वेरिएंस के क्यूब से। ठीक है जी। बीटा 1 कहते हैं हम लोग स्क्यूनेस के, बीटा 1 का रूट कर देते हैं और अगर वो इक्वल आता है 0 के तो कोई भी स्क्यूनेस प्रेजेंट नहीं होगी। बीटा 1 का अंडर रूट अगर वो 0 से ज्यादा है तो पॉजिटिव और अगर कम है तो नेगेटिव स्क्यूनेस आएगी। क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं। मूवमेंट इज मेजर्ड बाय बीटा 1 कोफिशिएंट। मूवमेंट को हम लोग कैसे मेजर करते हैं, बीटा 1 कोफिशिएंट के रिगार्ड थ्रू, और कर्टिसिस को मेजर कैसे करते हैं, बीटा 2 कोफिशिएंट के थ्रू। क्लियर? इतनी चीज कुछ भी नहीं है, बीटा 1 कोफिशिएंट और बीटा 2 कोफिशिएंट, बस इतना याद रखना, बीटा 1 कोफिशिएंट और बीटा 2 कोफिशिएंट। क्लियर? चलो आगे बढ़ते हैं। अब देखिए बात आती है कर्टिसिस की। किसकी? कर्टिसिस की। अभी तक हमने मूवमेंट कर लिया अच्छे से, हमने यही देखा था कि कर्टिसिस को पढ़ने से पहले हमें मूवमेंट को पढ़ना पड़ेगा। हमने मूवमेंट देख लिया, अब मूवमेंट हमने अच्छे से देख लिया, उसका फॉर्मूलाज देख लिए। अब कर्टिसिस की बारी है, तो कर्टिसिस हमें क्या बता रहा है, देखो मूवमेंट क्या बता रहा था। मूवमेंट में हमने यहां लिखी थी एक चीज कि मूवमेंट हमें क्या कर रही थी, डिस्क्राइब कर रहा था और एनालाइज करने में हमारी मदद करता है। किसकी? कैरेक्टरिस्टिक में, फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन की। ठीक है, अब यहां पे जो कर्टिसिस है, कर्टिसिस हमें क्या बताएगा, डिग्री बताएगा। ठीक है, कि कितनी ज्यादा ऊपर है या कितनी ज्यादा नीचे है आपका जो फ्रीक्वेंसी कर्व है, वो नॉर्मल कर्व से कितने ऊपर या कितने नीचे है। ठीक है, तो कर्टिसिस इज ए ग्रीक वर्ड, मीन्स बल्कीनेस। क्या है? बल्कीनेस। इन स्टैटिस्टिक्स इट रेफर्स टू द डिग्री ऑफ द फ्लैटनेस और पीक्डनेस ऑफ ए फ्रीक्वेंसी कर्व। तो डिग्री बताएगा कि ये कितना ज्यादा फ्लैट है और कितना ज्यादा पीक है। ठीक है, फ्रीक्वेंसी कर्व से द डिग्री ऑफ कर्टिसिस और पीकनेस ऑफ ए डिस्ट्रीब्यूशन इज मेजर्ड रिलेटिव टू द पीकनेस ऑफ द नॉर्मल कर्व। ठीक है, तो कर्टिसिस क्या बता रहे हैं, एमआर स्पेगल कहते हैं कर्टिसिस इज द डिग्री ऑफ पीकनेस ऑफ ए डिस्ट्रीब्यूशन यूजुअली टेकन रिलेटिव टू ए नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन। हम लोग नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन के रिगार्डिंग क्या करेंगे, पता लगाएंगे कि कितना ज्यादा पीक पे है, कितना ज्यादा फ्लैट है। फिर A measure of Curtisis indicates the degree to which the frequency distribution is peaked or flat topped. ठीक है, thus a measure of Curtisis tells us the extent to which the distribution is more peaked or flat topped than the normal curve. तो सिंपल सी हम अगर नॉर्मल बात करें तो ये क्या कह रहे हैं कि जो मेजर ऑफ कर्टिसिस है वो हमें क्या बताएगा, एक्सटेंट बताएगा, कितना ज्यादा आपका जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो ज्यादा पीक पे है या ज्यादा फ्लैट टॉप्ड है, किससे? नॉर्मल कर्व से। क्लियर? अब यहां पे 3 तरह की चीजें आती है, 3 तरह के कर्टिसिस इन्होंने निकाले थे, टाइप्स ऑफ कर्टिसिस। पहला है लेप्टोकर्टिक, दूसरा है प्लेटिकर्टिक और तीसरा है मेसोकर्टिक। ठीक है, चलिए थोड़ा ध्यान से देखिए। एक कर्व है, ये देखो क्वेश्चन यहां से आने के चांसेस हैं। ठीक है, क्वेश्चन यहां से आने के चांसेस बहुत ज्यादा बन जाते हैं। एक कर्व हैविंग ए हाई पीक देन द नॉर्मल कर्व इज कॉल्ड लेप्टोकर्टिक। तो क्या है, नॉर्मल कर्व कैसा होगा आपका, ऐसा होगा। और अगर आपका जो नॉर्मल कर्व या फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन है वो ऐसे हो जाती है तो ये देखो पीक पे है, बहुत ऊपर जाके है, नॉर्मल कर्व से बहुत ऊपर जाके है, इसे कहेंगे क्या, लेप्टोकर्टिक। ठीक है, इन सच ए कर्व देयर इज टू मच कंसंट्रेशन ऑफ द आइटम्स नियर द सेंटर। तो यहां पे कंसंट्रेशन, जो सेंटर पे जो कंसंट्रेशन होती है वहां पे आइटम सबसे ज्यादा मिलेंगे आपको। फिर है प्लेटिकर्टिक, एक कर्व हैविंग लो पीक और फ्लैट टॉप्ड देन द नॉर्मल कर्व। देखो प्लेट जैसी है, ऐसी होती है प्लेट, कुछ इस तरह की प्लेट, इतनी सी चिपटी सी होती है प्लेट, है ना, मतलब तो चलो मैंने गंदी सी बना दी प्लेट, तो लगभग ऐसे होगी, ऐसे से कुछ होगी प्लेट। ठीक है, तो क्या प्लेट चिपटी सी हुई है। ठीक है, तो प्लेटिकर्टिक प्लेट की तरह हो सकती है। ठीक है, तो कहते हैं जो फ्लैट टॉप्ड है, तो नॉर्मल कर्व हमारा कैसा हुआ, ऐसा नॉर्मल कर्व हुआ और ये बिल्कुल ऐसा आ गया। ठीक है, ये टच नहीं होगा, ऐसा आ गया। तो देखो ये इतना है लेकिन नॉर्मल कर्व से कितना नीचे है, बिल्कुल प्लेट पर एकदम चिपटा हुआ है, पसरा हुआ है बिल्कुल, है ना। तो इसे कहते हैं हम लोग क्या, प्लेटिकर्टिक। इन सच ए कर्व देयर इज लेस कंसंट्रेशन ऑफ आइटम नियर द सेंटर। तो यहां पे जो है वो लेस कंसंट्रेशन होता है आइटम्स का सेंटर में। फिर बात आती है मेसोकर्टिक। मेसोकर्टिक को हम लोग कहते हैं क्या, नॉर्मल कर्व। क्या कहते हैं, नॉर्मल कर्व कहते हैं। इन कर्व हैविंग नॉर्मल पीक और नॉर्मल कर्व इटसेल्फ इट इज कॉल्ड मेसोकर्टिक। तो नॉर्मल कर्व तो नॉर्मल बनेगा। क्लियर?
इन सच ए कर्व देयर इज इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ आइटम अराउंड द सेंट्रल वैल्यू। तो इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन हमने यही किया था, मेन इज इक्वल टू मीडियन इज इक्वल टू मोड, खत्म, नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन यही तो होता है। अच्छा जी, अब बात आती है फेमस ब्रिटिश स्टैटिस्टिशियन विलियम गोसेट, बहुत ध्यान से नाम याद रखिएगा, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये, ठीक है। नोन एज स्टूडेंट हैज वेरी ह्यूमरसली डिस्क्राइब द नेचर ऑफ द कर्व्स इन दीज वर्ड्स, प्लेटिकर्टिक कर्व्स आर स्क्वेयर्ड विद शॉर्ट नेल्स लाइक प्लेटिलस, ठीक है। तो यहाँ पर एक जो ये स्टूडेंट था, इसने एक ना एवं मजाक में, जैसे अपन मजाक में ट्रिक्स बना देते हैं जिसका कोई सिर पैर नहीं होता, तो वैसे ना इसने, ये स्कॉलर था और इसने ना मजाक में ह्यूमरस वे में ये जो तीनों कर्व्स हैं, प्लेटिकर्टिक, मेसोकर्टिक और लेप्टोकर्टिक, इन तीनों का मजाक में ही ऐसे ही मतलब बना दिया था, एक ट्रिक्स ही बना दी कि हाँ भी हम ऐसे इसे याद कर सकते हैं, ठीक है। तो कहता जो आपका प्लेटिकर्टिक है ना, वो स्क्वेट की मतलब एक जानवर सा होता है जिसके छोटे छोटे नेल्स होते हैं, ठीक है। तो सॉरी एक सेकेंड, कर्व्स इन दिस वर्ड प्लेटिकर्टिक कर्व आर स्क्वेट विद शॉर्ट नेल्स, हाँ स्क्वेट की तरह होते हैं लाइक प्लेटिलस, ठीक है। तो एक प्लेटिलस कहते हैं जानवर सा होता है। लेप्टोकर्टिक कर्व्स जिसके पास क्या होती है, लॉन्ग टेल होती है लाइक कंगारू की, जैसे कंगारू यहाँ पे सारा तो उसकी लॉन्ग ऐसा करके टेल होती है, तो उस हिसाब से इसने बता दिया, ठीक है। गोसेट लिटिल स्केच रिप्रोड्यूस्ड बिलो, तो यहाँ पे देखो मैंने बनाया हुआ भी है ये आपको, जैसे ये तो क्या है आपका मेसोकर्टिक, मेसोकर्टिक को क्या कहते हैं, नॉर्मल कर्व कहते हैं, नॉर्मल कर्व कहेंगे, ठीक है। अच्छा, उसके बाद लेप्टोकर्टिक क्या होगा, लेप्टोकर्टिक होगा जब ये पूरा ऊपर तक जा रहा है, ये यहां तक पीक तक। अब जब इस पीक तक जा रहे हैं ना, तो इस पीक पे क्या होता है आपके पास क्लोजर टू मीन होता है। तो यहां पे क्या बात, हमने बात करी कि जब ऊपर होगा, जब पीक पे होगा, वहां पे हाइयर कंसंट्रेशन होगा आइटम्स का, अभी पढ़ा हमने, हाइयर कंसंट्रेशन होगा। और जब प्लेटिकर्टिक की बात करेंगे तो लोअर कंसंट्रेशन होगा या लेस कंसंट्रेशन होगा, किसका, आइटम्स का, ठीक है। तो यहां पे क्लोजर टू मीन होता है और यहां पे फार फ्रॉम मीन होता है, कैसा, फार फ्रॉम मीन होता है, कहां पे, यहां पर, क्लियर है। चलिए, तो तीनों चीजें क्लियर है। पहला तो है ये वाला तो आएगा क्या, नॉर्मल कर्व, नॉर्मल कर्व से जब ऊपर चला जाएगा तो वो हो जाएगा क्या, लेप्टोकर्टिक, और अगर बिल्कुल नीचे फ्लैट सा हो जाएगा तो वो हो जाएगा क्या, प्लेटिकर्टिक, क्लियर। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब मेजर क्या है इसको, कर्टिसिस को, जो कर्टिसिस के मेजर्स हैं वो कौन कौन से हैं वो हमने देखने हैं यहां पर। अब कर्टिसिस नाम वैसे 3 पे बात करता, 3 पे क्या मैंने अभी बताऊंगा आपको भी, जैसे हमने कल किया था वो कार्ल पियर्सन 3 काले, ठीक है, 4 बॉल से 100 केले तोड़ते हैं, किया था ना। तो वैसे ही वैसे हम लोग कर्टिसिस में करेंगे। तो कर्टिसिस की ना एक रेंज होती है, कर्टिसिस क्या होती है, एक रेंज होती है जो 3 पे काम होती है, 3 पे काम करती है, ठीक है। चलो अब बात करते हैं बीटा 2। अब बीटा 2 क्या है, बीटा 2 है कर्टिसिस। बीटा 1 क्या था, बीटा 1 था सर मूवमेंट, और मूवमेंट का फॉर्मूला क्या था, बीटा 1 फॉर स्क्यूनेस, और स्क्यूनेस का फॉर्मूला क्या था, अगर सेंट्रल मूवमेंट के हिसाब से निकालते तो थर्ड सेंट्रल मूवमेंट का स्क्वायर डिवाइडेड बाय सेकंड सेंट्रल मूवमेंट का स्क्वायर, स्क्यूनेस का स्क्वायर डिवाइडेड बाय वेरिएंस का स्क्वायर, ठीक है। यहां बात करें कर्टिसिस की, तो कर्टिसिस का फॉर्मूला क्या होगा, कर्टिसिस का फॉर्मूला है जी फोर्थ सेंट्रल मूवमेंट डिवाइडेड बाय सेकंड सेंट्रल मूवमेंट का स्क्वायर, सिंपल। फोर्थ सेंट्रल मूवमेंट डिवाइडेड बाय, अच्छा फोर्थ सेंट्रल मूवमेंट क्या होगा, कर्टिसिस होगा, और डिवाइडेड बाय किससे करेंगे, सेकंड सेंट्रल मूवमेंट का स्क्वायर, इसका मतलब वेरिएंस का स्क्वायर करेंगे, नॉर्मल चीज। तो कर्टिसिस डिवाइडेड बाय वेरिएंस का स्क्वायर इज इक्वल टू कर्टिसिस, मेजर ऑफ कर्टिसिस। तो कर्टिसिस हमारे पास निकल जाएगा। अब इसके बाद बात करते हैं कर्टिसिस क्या लोग, मैंने बताया कि आपको रेंज क्या होगी, 3 रेंज होगी, ठीक है। देखो बीटा 2, अब बीटा 2 क्या है, कर्टिसिस है। अगर कर्टिसिस क्या है, ज्यादा है 3 से तो मोर पीक्ड है, मतलब कि नॉर्मल कर्व से बहुत ज्यादा होगी। अगर वो कम है तो लेस पीक्ड होगी, ऐसे होगी। और अगर इक्वल है तो मॉडरेट पीक होगी, मतलब कि नॉर्मल कर्व होगा, क्लियर है। चलिए, तो ये है कर्टिसिस। कर्टिसिस में क्या है, अगर इक्वल होगा 3 के तो नॉर्मल कर्व या मॉडरेट पीक, ज्यादा है तो मोर पीक्ड, और कम है तो लेस पीक। ये भी आपको याद करना है, ये भी आपके लिए इंपॉर्टेंट बन जाता है, क्लियर है। चलिए अब बात करते हैं अल्टरनेट मेजर की। इसकी अल्टरनेट मेजर भी है कर्टिसिस के, क्या कहता, गामा 2 इज इक्वल टू बीटा 2 माइनस में 3। देखो ये मैं कह रहा हूं, ये याद करने की आप अब यहां पे याद करने की नीड नहीं है, लेकिन फिर भी पढ़ के जरूर जाना, ठीक है, ठीक है जी, पढ़ के जरूर जाना, क्योंकि पढ़ के जाओगे तो कहीं ना कहीं कुछ याद रहेगा, लेकिन याद नहीं होता तो देखो कुछ नहीं कर सकते। बस ये है कि यहां पे अब आपको थोड़ा सा याद करना पड़ेगा, ठीक है।
चलो तो देखो, वैसे तो अभी तक एग्जाम में आया नहीं, एग्जाम में मैं बता रहा हूं आपको, ये वाली चीजें इंपॉर्टेंट हैं, इनको याद करके जाना, इनसे आपको क्वेश्चन देखने को मिलेगा, ठीक है। तो कर्टिसिस का मैंने रेंज वैसे ही बता दिया, तो रेंज पे ही हम लोग यहां पे ही बात करेंगे, ठीक है। तो जो अपने पास ये गामा है, गामा 2, तो गामा क्या होगा अपने पास, गामा 2 इज इक्वल टू, मतलब गामा 2 का मतलब क्या है, कर्टिसिस है, ठीक है। अब कर्टिसिस इक्वल टू बीटा 2 माइनस में 3 कर देंगे, तो बीटा 2 क्या होता है, बीटा 2 हमने ऑलरेडी देख लिया था, बीटा 2 होता है फोर्थ मूवमेंट डिवाइडेड बाय सेकंड मूवमेंट का स्क्वायर, ठीक है। माइनस में 3 कर देंगे तो वही चीज आ गई। अब वह कह रहा है गामा 2 या और कर दिया इसने, बीटा 2 माइनस 3 अगर इक्वल है 0 के तो क्या होगा, मेसोकर्टिक मतलब नॉर्मल कर्व। अगर बीटा 2 माइनस 3 अगर ज्यादा है तो लेप्टोकर्टिक, और अगर बीटा 2 माइनस 3 जो है वो कम है तो प्लेटिकर्टिक बन जाएगा। क्लियर है? चलो जी, शायद देखो मैंने ट्राई किया, क्योंकि ये तो एक तो चैप्टर है ना ये कर्टिसिस का मूवमेंट का, इसमें फॉर्मूलाज बहुत ज्यादा हैं, थोड़ा सा अजीब चैप्टर है, लेकिन फिर भी मैंने थोड़ा ट्राई किया कि आपको लिंक करके बता दूं, थोड़ा सा डिटेल में जाके कोई थोड़ी ट्रिक्स के थ्रू अगर समझा सकूं, और अगर आपके समझ में आए तो ज़्यादा अच्छा है, ठीक है। वीडियो कैसी लगी प्लीज़ कमेंट में जरूर बताइएगा, और समझ में नहीं आया तो कोई दिक्कत नहीं, आप कमेंट में जरूर बता सकते हैं, आपको आंसर वहाँ पे साथ साथ मिल जाएगा, ठीक है जी। चलिए पढ़ते रहिए, एग्जाम बिल्कुल नज़दीक आ चुका है, तो कंटिन्यू अपने रिवीजन भी करते रहिए, सिलेबस भी कंटिन्यू करते रहिएगा, ठीक है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।